हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रजत मनचंदा एंड वेलकम टू द लर्निंग ट्री। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में पहली बार आई थी तो वो एज अ ट्रेडिंग कंपनी आई थी। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये पहले एक ट्रेडिंग कंपनी हुआ करती थी जिसका मेन मोटिव था इंडियन मार्केट से ज्यादा रेवेन्यू डिराइव करना। अब वो ये करती किस तरीके से थी ये भी एक अपने आप में समझने वाली चीज है। ईस्ट इंडिया कंपनी लोकल मार्केट में जो लोग गुड्स सप्लाई करते हैं उनसे गुड्स परचेज करती थी और अपनी कंट्री में जाके उसको सेल आउट करती थी हायर प्राइस पे। लेकिन ये इतना आसान नहीं था कि लोकल मार्केट से आपने गुड्स परचेज कर लिया और वहां जाके सेल ऑफ कर दिया। इसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे। उनमें से कुछ चैलेंजेस जैसे कि इंडिया उनके लिए एक फॉरेन लैंड था। फॉरेन लैंड में बहुत सारे बैरियर्स आते हैं। एक सबसे बड़ा हर्डल था कल्चरल बैरियर, दूसरा बड़ा हर्डल लैंग्वेज बैरियर। तो ये कुछ कुछ ऐसी चीजें थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी को समझने में शुरुआत में थोड़ा सा समय लगा। लेकिन हाँ, इवेंचुअली उसने धीरे धीरे इंडिया में अपना कब्जा जमा ही लिया था और लोकल वेंडर्स को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया था। दूसरे अगर मैं बैरियर की बात करूं तो उनको नेगोशिएट करने में बहुत दिक्कत होती थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं इंडिया की मार्केट बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड है और गली गली में वेंडर्स बैठे हुए हैं। तो उन वेंडर से डील करना, उन तक पहुंचना, उनकी बातों को समझना ये उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल था। तो ये कुछ चैलेंजेस उनके सामने आए। लेकिन इन चैलेंजेस को किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने दूर किया, तो उन्होंने सॉल्व करने के लिए इस प्रॉब्लम को एजेंसी हाउसेस को अपॉइंट किया। अब देखिए, नाम सुनने में एजेंसी हाउसेस बड़ा सा लगता है, लेकिन एक्चुअली में ये कौन थे? ये उस समय के लाला, साहूकार, ये लोग हुआ करते थे, सेठ लोग हुआ करते थे जिनकी मार्केट में पकड़ थी, जिनके पास अच्छा खासा पैसा था। तो अब ये लाला और साहूकार करते क्या थे या किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन लोगों को एक्सप्लॉइट किया या फिर यूज किया? तो इन लोगों को लोकल मार्केट की अच्छे से पहचान थी, लोकल मार्केट में पकड़ थी और इनको नेगोशिएट करना पता था कि किस जगह पे किस आदमी से कितना वो नेगोशिएट कर सकते हैं, कितनी बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो इसका ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत अच्छे से फायदा उठाया। तो ये करते क्या थे? ये लोग गुड्स परचेज करते थे लोकल मार्केट से, यानी कि ये जो साहूकार हैं ये इन लोकल मार्केट से गुड्स परचेज कर रहे हैं और सप्लाई कर देते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। और बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी ये गुड्स डायरेक्टली सप्लाई करती थी अपनी कंट्री में और उसको हायर प्राइस पे बेचती थी। तो ये पूरा सिनेरियो था जो उस समय प्रिवेल कर रहा था। तो अब धीरे धीरे ये जो एजेंसी हाउसेस थे ये स्ट्रांग होने लगे। अब क्योंकि इन एजेंसी हाउसेस का काम था लोकल वेंडर से सामान खरीदना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सप्लाई करना, तो एक लिमिट थी लोकल वेंडर्स के सामान बनाने की या बेचने की। और क्योंकि उनको पैसे की कमी पड़ती थी तो एजेंसी हाउसेस ने क्या किया? एजेंसी हाउसेस ने लोन देना स्टार्ट कर दिया इन लोकल वेंडर्स को, लोकल मार्केट्स को, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल खरीद पाए, परचेज कर पाए और फिर सामान बनाए एंड देन अगेन सप्लाई करें एजेंसी हाउसेस को। तो इस पॉइंट तक तो सारे एजेंसी हाउसेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में काम करते थे। लेकिन क्योंकि इनकी पावर धीरे धीरे बढ़ने लगी और इनको और पैसे की जरूरत पड़ी तो इन्होंने उन पैसों को पब्लिक से मांगना शुरू कर दिया। बेसिकली जो आज हम लोग पब्लिक फंडिंग बोलते हैं, इन्होंने पब्लिक का पैसा अपने बिजनेस के अंदर, अपने हाउसेस के अंदर लगाना स्टार्ट कर दिया। तो इनका मेन मोटिव था कि जब एजेंसी हाउसेस के पास पैसा आएगा, चाहे वो खुद का हो चाहे वो पब्लिक से मांग के लगाया हुआ हो, तो उस पैसे को ये एज अ लोन लोकल मर्चेंट्स को, लोकल वेंडर्स को बांटेंगे। फिर वो लोकल वेंडर्स मार्केट से सामान परचेज करेंगे एंड देन अगेन वो चेन स्टार्ट हो जाएगी। सो इस लाइन में एक चीज और जुड़ गई कि पब्लिक से पैसा मांगना एजेंसी हाउसेस ने स्टार्ट कर दिया। अच्छा, पब्लिक इनको पैसा देने के लिए रेडी इसलिए भी थी क्योंकि ये लोग सेफ्टी प्रोवाइड कराते थे और इंटरेस्ट पेमेंट भी करते थे कि भाई जो कुछ भी आपका पैसा हमारे बिजनेस के अंदर लगा हुआ है उसकी सेफ्टी तो है ही है, साथ में हम आपको इंटरेस्ट पेमेंट भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो एजेंसी हाउसेस बैंक्स की तरह काम करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि बैंक भी अगर आपसे पैसा लेता है, आपका एडवांसेस अपने पास रखवाता है, तो उसके बदले में आपको सेफ्टी देता है और साथ में इंटरेस्ट प्रोवाइड कराता है। तो कहीं ना कहीं एजेंसी हाउसेस भी बैंक बन गए थे। अब जैसे ही इनका ये रवैया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा, उनको डर लगा और उन्होंने तुरंत अपनी 3 प्रेसिडेंसीज में, जो कि एक बंगाल में थी, एक मद्रास में थी और एक बॉम्बे में थी, 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी में खुद के बैंक स्टार्ट कर दिए। तो बैंक ऑफ बंगाल स्टार्ट किया गया 1860 में, बैंक ऑफ मद्रास 1840 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1843 में। तो ये 3 डेट है, 1806, 1840, 1843। ये 3 प्रेसिडेंसीज में 3 बैंक स्टार्ट कर दिए गए
और अब एजेंसी हाउसेस को एक कड़ी टक्कर, कड़ा कंपटीशन मिलना स्टार्ट हो गया इन प्रेसिडेंसी बैंक से। सो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी 3 प्रेसिडेंसीज में 3 बैंक स्टार्ट किए, तो पहला बैंक जो कि 1806 में स्टार्ट किया गया था, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसके पहले 1806 के पहले इंडिया में कोई बैंक ही नहीं थी। उसके पहले भी इंडिया में बैंक्स थे। पहला बैंक था 1683 में स्टैब्लिश हुआ, बैंक ऑफ मद्रास, जिसको खुद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही स्टैब्लिश किया था। दूसरा बैंक हमारा 1770 में आया था, विच वॉज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो बेसिकली जो फेमस बैंक है वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। बहुत सारी जगह पे यही लिखा होता है कि जो पहला बैंक इंडिया का है वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, विच वॉज स्टैब्लिश इन 1770। ये पहला ऐसा बैंक था जिसने पेपर करेंसी इशू करना स्टार्ट किया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेट है और एक इंपॉर्टेंट बैंक है। तो कभी अगर एमसीक्यू में आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा बैंक है जिसने पहली बार पेपर करेंसी इशू करना स्टार्ट किया, तो इट वाज बैंक ऑफ हिंदुस्तान, और जो उसका ईयर है वो है 1770। अगर आगे देखें तो 1860 में एक इवेंट हुआ। 1860 में एक लॉ पास किया गया, और वो लॉ जैसे हम लोग आज देखते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 2013, तो ये उस समय का जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1860 था। इसका काम क्या था या इसने क्या किया? इसने प्राइवेट कंपनीज को अलाउ कर दिया कि वो बैंक स्टैब्लिश कर सकती हैं। तो 1860 में जो लॉ पास हुआ जिसका नाम जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट था 1860 का, उसने अलाउ कर दिया सारी प्राइवेट कंपनीज को कि वो बैंक स्टैब्लिश इंडिया में कर सकती हैं। सो इस एक्ट के तहत 3 बैंक स्टैब्लिश किए गए। पहला इलाहाबाद बैंक 1865, दूसरा अवध कमर्शियल बैंक 1881 और तीसरा पंजाब नेशनल बैंक 1894। तो ये 3 डेट्स आपको याद रखनी है, 1865 इलाहाबाद बैंक, 1881 अवध कमर्शियल बैंक एंड 1894 फॉर पंजाब नेशनल बैंक। ये तीनों बैंकों को स्टैब्लिश किया गया था इस एक्ट के तहत, जो कि था हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1860, जिसमें ये अलाउ कर दिया गया था कि सारी प्राइवेट कंपनीज अब बैंक स्टार्ट करने के लिए इंडिया में आगे आ सकती हैं। इसके बाद का एक अगर मैं इवेंट आपको बताऊं तो वो था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की शुरुआत हो गई थी। तो इससे इंडिया की इकोनॉमी, यहाँ के लोग बहुत अफेक्टेड थे, और उसका एक बड़ा इंपैक्ट पड़ा था यहाँ के बैंकों के ऊपर, क्योंकि लोगों ने अपना पैसा, अपना डिपॉजिट बैंकों से विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन के सामने आया। तो अब क्योंकि वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन में बैंक फेल हो रहे थे, लोग अपना पैसा डिपॉजिट बैंकों से विड्रॉ कर रहे थे, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ बॉम्बे, जो इनकी 3 अलग अलग प्रेसिडेंसीज में 3 बैंक स्टैब्लिश किए गए थे, इन तीनों को एक में मर्ज करके 1921 में बना दिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आज का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। सो 1921 में इन तीनों बैंकों को मर्ज किया गया उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और एक बड़ा बैंक बन के तैयार हुआ जो कि था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर कुछ समय बीता और वर्ल्ड में एक और प्रॉब्लम आई, जो था हमारा ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, जो आया था 1929 में। सो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की शुरुआत 1929 में हो गई थी, जो कि एक बहुत बड़ी ग्लोबल क्राइसिस थी। सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में इसका इंपैक्ट था। पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट, पूरी दुनिया के बैंक्स, पूरी दुनिया का रियल एस्टेट पूरी तरीके से चौपट हो चुका था। अगर हम लोग बेसिक लैंग्वेज में इसको समझे तो पूरी दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस थी, बहुत बड़ी विपदा थी। बैंक्स जो थे वो कॉन्टिन्यूअसली फेल हो रहे थे। अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना था। फिर बैंक कुछ अपनी मनमानी करना स्टार्ट कर दिए थे, अपने मन से लोगों को लोन बांटना, कम इंटरेस्ट रेट पे, ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लॉसेस सफर करना। तो इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस कुछ तो हम लोगों ने क्रिएट कर दिया था और कुछ इस पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से आ गया था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिया में एक एक्ट पास किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत एक बैंक को स्टैब्लिश किया गया 1 अप्रैल 1935 में, और उसका नाम रखा गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बेसिकली ये एक हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक था जो बाकी सारे बैंकों को कंट्रोल करने वाला था, उनके ऊपर निगरानी रखने वाला था। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो इनिशियली कलकत्ता में था, और अभी अगर मैं बोलूं तो 1937 से उसको मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया है। इसका बेसिक काम था क्रेडिट सिस्टम को रेगुलेट करना। हमारे इंडिया का जो क्रेडिट सिस्टम है उसको पूरे तरीके से कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल में रखना। उसके साथ साथ नोट्स प्रिंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको दी गई थी। हमारी कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी जो है, जो हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, इन सारी पॉलिसीज को बनाना, उनको रेगुलेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आरबीआई को दी गई थी। तो यहां तक आपने देखा
कि शुरुआत किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हुई, जो कि एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पे इंडिया की स्टोरी हम लोगों ने समझी, जहां पे इंडिया का सेंट्रल बैंक बन के तैयार हुआ, जो था हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब एक सोचने वाली बात है, जगह जगह पे ये लिखा हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब शुरू हुआ तो वो एक पब्लिक बैंक नहीं, एक गवर्नमेंट बैंक नहीं, बल्कि एक प्राइवेट बैंक था। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्राइवेट बैंक था तो क्यों था, कैसे था, क्या इसकी हिस्ट्री है, ये सब अगर आपको जानना है तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को प्रॉपरली एक्सप्लेन करने वाला हूं, डिकोड करने वाला हूं, जिससे आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी आरबीआई के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।